हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी जल्दी ही जो है आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। पेट जो है एग्ज़ाम होने वाला है 2023 वाला, और जो है ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो है हर स्टेट में एग्ज़ाम्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल रट लेने हैं, बिल्कुल रट जाइए इन क्वेश्चंस को, और इससे रिलेटेड जो भी बातें फैक्ट्स बताएं वो भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा मानना है जो है आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आप नोट्स स्वयं के बनाते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो उससे पहले आपके पास एक पॉलिटी, हिस्ट्री और अन्य जो है सब्जेक्ट्स के जो है आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आप आसानी से पढ़ करके जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वाद ने जो है संसद को मौलिक मतलब मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ठीक है, संसद को जो मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है वो किस वाद से दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है केशवानंद भारती वाद। ये वाद है 1973। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिलान के तौर पे, तो इसको समझ लेते हैं फैक्ट से। पहला वाद था शंकरी प्रसाद वाद। देखिए यहाँ पे ये वाद दिया हुआ है, ये 1951 में ये वाद शुरू हुआ था, जिसमें जो है संसद को जो है संशोधन करने की शक्ति जो है दी गई थी। ध्यान रखिएगा क्या दी गई थी, संशोधन जो है शक्ति थी इसके पास। ठीक है, 1951 में। उसके बाद जो है दूसरा वाद आता है, इसके बाद जो है सज्जन सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सज्जन सिंह वाद में भी जो है संसद की जो है संशोधन करनी शक्ति को जो है बरकरार रखा। ठीक है, उसके बाद जो है गोलकनाथ वाद आता है, वो 1967 का वाद है। इसमें जो है क्या बोल दिया, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन करने की शक्ति को जो है हटा दिया। ध्यान रखिएगा, इसकी संशोधन करने की शक्ति को यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद जो है 1973 में केशवानंद भारती मामले में अपने इसी मामले को मतलब गोलकनाथ मामले को जो है इसने पलट दिया और कहा कि संसद को जो है संशोधन करने की शक्ति दी जाती है, लेकिन वो शक्ति असीमित नहीं है। असीमित कहने का मतलब है संसद जो है मूल अधिकारों में कहीं भी संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जब मन करा तब जहाँ पे भी संशोधन करना चाहे वहाँ कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये शक्ति दी जाती है लेकिन असीमित दी जाती, मतलब असीमित नहीं दी जाती, उसको किस सीमित रूप में कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है, जुडिशियल जो है रिव्यू कर सकता है। और जिस रिव्यू को करने के बाद जो है जितना भी अगर मान लीजिए मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उसके मूल सिद्धांतों का हनन होता है तो उसको उस कानून को जो है शून्य घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर अंबेडकर ने जो है किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए कि किसने कहा है, अंबेडकर का पूछ रहा है। तो संविधान की आत्मा किसे माना है अंबेडकर ने? तो ये माना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कहते हैं रिट्स। याद रखिएगा, इसे कहते हैं रिट्स। और रिट्स जो है दी गई है ये है अनुच्छेद 32 में। इसमें जो है 5 प्रकार की रिट्स का वर्णन किया गया है। मैंने रिट्स से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप हमारे टेलीग्राम जो है लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है आपको डेली जो है इसी से रिलेटेड जो है सभी पीडीएफ मिलती है आपको और वीडियोस की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो आप जरूर लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया होगा। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा और इसका वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो है अधिकार नहीं आता है? तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। सीधा आंसर है इसका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है संपत्ति के अधिकार को ये याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे हटा दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 का या 300A के तहत एक विधिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, एक ये है विधिक अधिकार जो है इसको दिया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने मूल अधिकार से रिलेटेड भी आपको जो है पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को जो है पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं इसके से अलावा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है निम्न अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों का कहने का मतलब है नागरिक और जो है जो विदेशी प्लस विदेशी, ठीक है। जब ये बात कहे विदेशी, सॉरी है ना, तो ये विदेशी, ठीक है, ये दोनों समझाने के लिए मैंने बात कही है, तो ये याद रखिएगा। तो ये नागरिक और विदेशियों को दिया गया है ये अधिकार। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और विधि के समान जो है समान संरक्षण का अधिकार। तो देखिए सभी व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 14 है ये अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को, नागरिक और विदेशी दोनों को मिला है, ठीक। बाकी सभी अधिकार, अच्छा एक और बात है, कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए जाने वाले कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये आप याद कर सकते हैं एक बार। 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है, शिक्षा से स्वतंत्रता, शिक्षा के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है, और आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, ये सभी अधिकार जो है सभी व्यक्तियों और नागरिकों, मतलब नागरिक और जो है विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अगर केवल जो है भारतीय व्यक्तियों के संदर्भ में बात कही जाए तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16 ये भारतीयों को लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए जो है वाद नहीं किया जाएगा, बाध्य, यहाँ वाद नहीं है, यहाँ लिखा है बाध्य, किसी को जबरदस्ती जो है उसको अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद जो है 20 कहता है, अनुच्छेद 20 जो होता है वो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये वाद है 20(3) का, याद रखिएगा। किसी भी अपराधी को 20(3) जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अपने विरुद्ध अगर उसने कोई भी मतलब गुनाह किया है तो पुलिस जो है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए नहीं कह सकती। जैसा कहा जाता है उसको फिर एक पेपर में लिखा लेता है कि मैंने ये गुनाह कबूल किया है। और कई बार जो है आपने देखा होगा मूवीज़ में, तो वो जो है जज के सामने पलट जाता है, कहता है कि मैंने सर कहा ही नहीं है, इन्होंने तो मुझसे जोर जबरदस्ती कहा। तो ये किसी को विरुद्ध जो है गवाह बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध। और आर्टिकल 20(2) क्या कहता है ये भी याद कर लीजिएगा। अपराधी को किसी व्यक्ति ने जो है कोई अपराध किया हो तो उस अपराध के लिए सिर्फ उस व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है। मतलब अपराध के लिए सिर्फ केवल एक बार ही सजा मिल सकती है, एक से अधिक बार नहीं दी जाएगी, सजा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 20 का 2 क्लॉज कहता है, ठीक है। और ये 20(3) ये कहता है कि स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पुरुषों और स्त्रियों के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये आर्टिकल जो है ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है अनुच्छेद जो है 39, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में जो है कहा गया है। और ये अनुच्छेद जो है डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी का जो हिस्सा है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर कर आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये भाग 4 का हिस्सा है। ये सभी पॉइंट आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो है 40 किस चीज से है? ये पंचायती राज के गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से हमें सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद देखिए डीपीएसपी है, सभी राज्य के नीति निदेशक हैं तत्व। तो अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायत का गठन, मिलान करिए और देखिए आपको पता है क्या इसका आंसर। 41 जो है शिक्षा, लोक सहायता और काम पाने का अधिकार, ये तीनों का जो है ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। और अगर 48A पूछ ले तो ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। बस मूल कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये इस समय भाग 4A का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा 4A का हिस्सा है इस समय। और आर्टिकल है क्या है, 51A। 51A आर्टिकल जो है वो है मूल अधिकारों से संबंधित है। अब ध्यान रखिएगा 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये पूरा याद कर लीजिएगा, कई बार कंफ्यूज करता है। इसके द्वारा जो है मूल अधिकार जो है 10 जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा। 10 मूल अधिकार पहले थे और बाद में जो है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक और अधिकार जोड़ा गया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या, सॉरी मैं बार बार मूल अधिकार बोल दे रहा हूँ, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल 1976 द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11 का मतलब एक और जोड़ा गया, +1 हो गया। तो इस तरीके से जो है टोटल जो है मूल कर्तव्यों की संख्या है इस समय है देश में 11। ठीक है, संविधान में जो है 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से देखिए कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है आंसर डी, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ये एक जो है गुप्त मतदान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है चुनाव चुने जाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा चुने जाते हैं, क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज लैंग्वेज में नहीं बन पाया है। भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव जो है किस रूप में होता है, तो इसमें जो है मतलब केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या केवल राज्यसभा के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या इसका राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें जो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे विधान परिषद भी शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें बहुत दिमाग से याद रखिएगा। यहाँ पे विधान परिषद शामिल नहीं है, सिर्फ केवल विधानसभाओं की बात हो रही है। तो राज्य के जो है निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है। तो देखिए, पुनः निर्वाचन जो है ये किस आर्टिकल से लिया गया है, तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 57। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। पुनः निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है, हर 5 साल में जो है वो दोबारा जो है चुना जा सकता है। ठीक है, और ये बात कही गई है आर्टिकल जो है 57 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो है पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का जो है के पद पर कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है, या किसी कारण से मृत्यु हो जाए उसकी, या उसे हटा दिया जाए। इन परिस्थितियों में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की पद पे बैठ जाता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो किसी कारणवश, तो ऐसी सिचुएशन में जो बैठता है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो है राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेगा। और ये जो प्रावधान राष्ट्रपति का जो है पद खाली होने पे जो है प्रावधान कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल है 65। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 65 में ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को विधि से संबंधित कोई प्रश्न हो उसके पास, और उससे संबंधित प्रश्न पर जो है वो परामर्श चाहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों से तो है परामर्श ले सकता है। और ये दिया गया है उसको संवैधानिक शक्ति के तौर पे दिया गया है। और ये आर्टिकल है अनुच्छेद जो है 143।
विधि से संबंधित प्रश्न पर जो है प्रश्न कर सकता है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट इनको जो है परामर्श देता है उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, बच्चे सोचते हैं कि अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति को उस परामर्श को मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का जो है सभापति जो है कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का जो है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जैसा पद जो है संविधान में नहीं दिया गया है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही जो है इसको जो है नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जो है प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है? तो इसका देखिए सही आंसर क्या है? तो ये नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये संसद द्वारा होती है, लोकसभा द्वारा होती है, राज्यसभा द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए गए हैं, गलती हो गई है। देखिए, तो ये जो है नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति पत्र देता है वो है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 75 में एक क्लॉज में ये प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 75 के 1 में, ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है। और बहुमत दल का जो नेता होता है, जो चुनाव जीत करके जो बहुमत प्राप्त करता है, वही जो है राष्ट्रपति, उसी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर बहुमत की स्थिति ना हो, गठबंधन से सरकार बनी हो, तो वो राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्धारित होता है। राष्ट्रपति का विवेक कहता है कि इसी व्यक्ति को जो है मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, तो वही बनाएगा। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि उसके स्वविवेक पर आधारित होता है कि वो किसको जो है मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी दे, बैठा ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। तो मंत्रिपरिषद जो है, कई बार जो है मंत्रिपरिषद के लिए आंसर लगा देते हैं लोकसभा, बल्कि नहीं। देखिए, संसद का हिस्सा जरूर है लोकसभा, लेकिन इसका आंसर है संसद के प्रति। अगर संसद ना हो तो वहां पे आंसर हो जाएगा लोकसभा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। ठीक है, और यहां तक कि वो राष्ट्रपति भी दोनों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर ये संसद ना दिया होगा तो लोकसभा जरूर दिया होगा। इस तरीके से आप चीजों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर जो है परामर्श देने का कार्य करता है। ये कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर जो है परामर्श देने का कार्य होता है वो है अटॉर्नी जनरल। इसको जो है महान्यायवादी भी कहते हैं, महान्यायवादी भी कहते हैं। और कई बार जो है इंग्लिश में जो है इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और इसी तरीके से आंसर में दे दिया जाता है। और ये महान्यायवादी जो है किस आर्टिकल में दिया गया है इसका जिक्र? तो अनुच्छेद 76 में जो है इसका जिक्र किया गया है। और ये कौन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश होने की जो योग्यता होती है, नियुक्ति होने की जो योग्यता होती है, वही होता है महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है जब चाहे तब उसे हटा सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के जो है मतलब एक तरीके से रहमो करम पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के जो है नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं कैग, तो कैग का जो है नियुक्ति पत्र जो है कौन देता है? तो कैग का जो नियुक्ति पत्र होता है वो देता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो कैग का जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करता है। ठीक है, और कैग जो होता है वो 6 वर्ष के लिए जो है अपने पद पे बना रहता है, या फिर 65 वर्ष तक अधिकतम। इनमें से दो भी, जो दोनों में से जो भी वो पहले प्राप्त कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्ति पत्र प्रदान करना होता है। और कैग का काम होता है हर साल जो है प्राइवेट और जो है सरकारी जितने भी जो भी PSU और ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इनका जो है लेखा परीक्षण करना होता है। ध्यान रखिए, इनका लेखा परीक्षण करना होता है। और इनका लेखा परीक्षण करके इसकी रिपोर्ट जो है रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देता है हर साल। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, तो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। देखिए इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ सीधा। भारतीय संसद में जो है संसद के दोनों सदस्य
सदन, दोनों सदस्य नहीं, दोनों सदन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन जैसे को कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति। संसद जो है ये तीनों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के जो है भारत की संसद का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिकतम संख्या हो सकती है यहाँ पे पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि कितनी संख्या अभी है। तो बहुत बार बच्चे जो है इसको 545 आंसर लगा देते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो है अभी सदस्यों की संख्या इस समय है 545, लेकिन आपको पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। बहुत गौर से समझिएगा इस चीज़ को। तो ये अधिकतम जो संख्या है वो है 552, ध्यान रखिएगा 552 जो है अधिकतम संख्या की हो सकती है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखिएगा। 530 जो है स्टेट से है, राज्य से है, 530 जो है सदस्य राज्यों से हैं, और 20 जो सदस्य हैं वो यूटी से हैं, और प्लस जो है 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय होंगे, आंग्ल भारतीय जो है समुदाय से होंगे। तो आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 530 प्लस 20 और प्लस 2, तो 530 और ये 552 हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है सीट आवंटित होती है। तो सीटों का जो आवंटन होता है लोकसभा में, वो राज्यों का जो सीट आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है, ठीक है। तो ये आधार है, आंसर देखिए इसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर है, ठीक। अब देखिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं टोटल 80। महाराष्ट्र में कितनी है, 48, और पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42। तो ये सब जो है जनसंख्या के आधार पे जो है इन सीटों का जो है निर्धारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का जो है कोरम, कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए। कोरम का मतलब है कि लोकसभा के जो है सदस्यों की संख्या है 545, और 545 जो है, और लोकसभा को चलाने के लिए, मतलब लोकसभा को जो है चलाने के लिए कितनी सदस्यों का होना चाहिए, मतलब उस जो है क्लासरूम, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक क्लास में जो है जब तक इतने बच्चे नहीं आएंगे तब तक लोकसभा जो है, मतलब उस जो है क्लासरूम नहीं चलेगी, तो लोकसभा नहीं चलेगी। तो वो कोरम कितना होना चाहिए, तो टोटल सदस्यों का कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो 500 जो है 45 है, इसका 1/10 होना चाहिए। तो एक तरीके से जो है 55 सदस्य जब तक नहीं बैठेंगे, एक जो है लोकसभा में नहीं होंगे मौजूद, उपस्थित होंगे, तब तक जो है लोकसभा जो है उसका कार्य जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पहली जो है लोकसभा जो बैठी थी वो 1952 में बैठी थी। याद रखिएगा 1952 में बैठी थी। इस समय जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 56 में। तो एक तरीके से जो है ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो मृत्यु जब होने के बाद जो है MA आयंगर को जो है शेष कार्यकाल के लिए जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो शेष कार्यकाल के लिए जो है इनको बनाया गया था, और वैसे बनाए गए थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी जो है मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के जो है चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है क्या रखी गई है। तो अगर राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है उसका क्या है, तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, और जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ध्यान रखिएगा लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा जो है अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है किसको संबोधित करके, तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है संबोधन करके जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के जो है अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। याद रखिएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक जो है इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। और ये आर्टिकल बिल्कुल याद रख लीजिए, 110 अनुच्छेद 110 का क्लॉज 3 में जो है ये बात कही गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसके बारे में जो है लोकसभा का अध्यक्ष का जो है निर्णय है अंतिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110। मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 में जो है बताया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 109 में क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। ये आप याद रखिएगा, कई बार मैच मिलान में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेष प्रक्रिया का जो है जिक्र जो है 109 में किया गया है। और परिभाषा धन विधेयक के संदर्भ में जो है परिभाषा जो है दी गई है वो इसमें दी गई है। और अनुच्छेद 111 का संबंध है वो विधेयक, जो भी विधेयक बनेगा, विधेयक की अनुमति के संबंध में कि अनुमति किसको दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो विधेयक की अनुमति के संबंध में जो है ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठकों में? तो देखिए जो धन विधेयक के संबंध में जो है इसको प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है, तो ये प्रस्तुत जो है केवल लोकसभा में होता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के संदर्भ में इसकी जो है शक्ति राज्यसभा में बिल्कुल शून्य है। राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक के संबंध में बिल्कुल शून्य है। ठीक है, और ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये आर्टिकल है, ये पेश करने वाली बात है, ये अनुच्छेद 118 में जो है इसकी बात कही गई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही बात बता रहा था मैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक का जो जिक्र है वो किस मतलब संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान है वो किस में है? ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है ये करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करता है। और ये है अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम से कम जो है एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक का होना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक का होना कितनी बार अनिवार्य है? तो देखिए, कम से कम जो है एक साल में 2 बार जो है संसद की बैठक का होना अनिवार्य है। पहली बैठक देखिए, और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अंतिम बैठक जो होती है, अंतिम बैठक इस तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल कई बार शब्दों का खेल रहता है। अंतिम बैठक और अगली नेक्स्ट जो है लोकसभा बैठेगी, तो अगली जो नेक्स्ट लोकसभा है, तो ठीक है, नेक्स्ट जो है लोकसभा में जो बैठक बैठेगी उस दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का वक्त नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं समय होना चाहिए। तो अंतिम बैठक और अगली लोकसभा या जो भी बैठक होती है उसके बीच में जो है 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक साल में 2 बार जो है बैठक का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति आयु जो है कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो है रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी है? तो वो है 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की जो है रिटायरमेंट आयु है वो 65 वर्ष है। और 62 वर्ष है वो हाई कोर्ट की जो है रिटायरमेंट एज। तो दोनों याद रखिएगा, 62 वर्ष है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो है 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो है शक्ति किसके पास है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की जो है वृद्धि करने की जो है शक्ति है वो किसके पास दी गई है? तो ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद जो है ये संसद के तहत दी गई है। संसद को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है, वो न्यायाधीशों की संख्या जो है जब चाहे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान का जो है संरक्षक किसे माना जाता है, सबको पता होगा। भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल जो है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, ये मुख्यमंत्री मत मार दीजिएगा, तो ये है विधानसभा के प्रति। राज्यसभा ये जो है राज्यपाल जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है, माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत ही जो है पद धारण करता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को जो है उसके पद से हटा सकता है। और ये आर्टिकल जो है प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल जो है 156 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में जो है विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित। तो विधान परिषद जो है उसके गठन का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम सभी को पता है कि देखिए राज्य के संदर्भ में विधानसभा होती है, विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। ठीक है, और सभी स्टेट में विधान परिषद होती है, और सभी स्टेट में जो है विधान परिषदें नहीं हैं इस समय। विधानसभाएं तो जो है सभी स्टेट में। तो विधान परिषद जो है, अगर विधान परिषद का गठन करना है, सृजन करना है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 169 अनुच्छेद, आर्टिकल 169 के तहत जो है विधान परिषद के सृजन की बात कही का मतलब जो है प्रावधान दिया गया है। और वर्तमान में जो है अभी रिसेंट जो है कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद जो है दिया गया है। तो ये आप याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार और है जम्मू कश्मीर, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और है बिहार आ गया, यहाँ यूपी आ गया। ठीक है, और इसके बाद है, चूंकि आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना भी है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 6, एक कुछ छूट रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, अरे है तो पूरा तो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किस सिचुएशन में कर सकता है, बाहरी युद्ध के आधार पर कर सकता है, या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकता है, या आंतरिक अशांति के आधार पर कर सकता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की जो है उद्घोषणा जो है वो अनुच्छेद जो है 352 में बताई गई है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की जो है 3 प्रकार के आपातकाल की बात गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 352 जो है आपातकाल में है वो है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति को लगाने की जो है शक्ति देता है, और ये बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं, इन 2 के आधार पे जो है मैंने ऑप्शंस एक चीज़ पॉइंट याद कर लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद जो है 352 में जो है इसका प्रावधान किया गया है, और बाहरी आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये दोनों याद रखिएगा। पहले जो है आंतरिक अशांति भी दिया गया था, इसके आधार पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आंतरिक अशांति के आधार पे पहले भी दिया गया था, लेकिन ये प्रावधान जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो कि 1978 में, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है इस प्रावधान को हटा दिया गया है। याद रखिएगा, इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो अब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है
किसी जो है अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए या बाहरी देश से आक्रमण हो जाए हमारे यहाँ, या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन तीन के आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इसकी घोषणा नहीं की जाएगी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसे हटाया गया है। ये आप बिल्कुल इस लैंग्वेज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रीय आपातकाल की बात बताई, अब जो है अब पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान रखिएगा 356 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, और ये अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए जो है ये लगाया जाता है। और पहला जो है राष्ट्रपति शासन जो है किसके लिए लगाया गया था, पेप्सू पंजाब के लिए लगाया गया था। ध्यान रखिएगा पहला जो है पेप्सू पंजाब के लिए लगाया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष, जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, फिर इसको घटा करके जो है 18 वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से बड़े लेवल के किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कोई भी दे दीजिए एग्जाम, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। तो याद रखिएगा 21 से जो है 18 वर्ष की जो आयु की गई थी वो प्रावधान किया गया था 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको जो है किया गया था। इस समय जो है कई बार पूछ लेता है कि कौन सी लोकसभा थी, तो इस समय जो है 9वीं लोकसभा चल रही थी, तो याद रखिएगा 9वीं लोकसभा का टाइम पीरियड था, और जो है 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है इस मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो देखिए संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए जो विधेयक है वो किसी भी जो है ये किसी भी मतलब लोकसभा में या तो राज्यसभा में कहीं पे भी लाया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का जो है विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 368 में जो है ये प्रक्रिया इसकी बताई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए जो है प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो भारत का जो संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो किस जो है मतलब किस ईयर में हुआ था, तो ये किस ईयर में होता, तो 1951 में जो है ये हुआ था। ध्यान रखिएगा 1951 में पहला संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किस जो है संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है। लघु संविधान कहने का मतलब यह है कि इस जो है संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे आर्टिकल संशोधन किए गए थे, बहुत सारे आर्टिकल जो है इसमें जोड़े गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, इसलिए जो है इसे लघु संविधान माना जाता है। तो ये लघु संविधान मानने वाला जो आर्टिकल है वो है 42वां। ध्यान रखिएगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट होता है, उसको जो है ये 1976 में जो है इसे लागू मतलब किया गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल 1976 द्वारा जो है इस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन ने जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला जो है एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 21 का जो है शिक्षा का प्रदान करने वाला अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो ये किस आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया था, तो ये है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। पहले जो है इसके जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देने का जो है प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, और 6 से कम उम्र के बच्चों को, ध्यान रखिएगा 6 से कम उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए जो है प्रयास करने की बात कही गई है वो डीपीएसपी में कही गई है। डीपीएसपी में और आर्टिकल दिया गया है, मतलब अनुच्छेद दिया गया है 45। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया 6 से कम उम्र के। और जो है अगर मूल अधिकारों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के जो है प्रावधान की बात कही गई, वो है 46वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये अनुच्छेद 21 का इसमें जोड़ा गया था। ये प्रावधान पहले डीपीएसपी का हिस्सा था, अनुच्छेद 45 का भाग था, ठीक है। अब ये मूल अधिकार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रारंभ किस राज्य में से हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रारंभ हुआ है वो किस राज्य से हुआ है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसका प्रारंभ जो है शुरुआत मानी जाती है। और ये जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये प्रावधान शुरू हुआ था पहला, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका उद्घाटन किया था। अगला जो है किस राज्य में हुआ था? तो 11 अक्टूबर, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1959, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को राजस्थान नागौर जिले में और आंध्र प्रदेश में जो है 11 अक्टूबर को हुआ था 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया। त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की? तो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है किस समिति द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया था? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय जो है मेहता समिति द्वारा जो है त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था लागू की गई थी। और ये कब लागू की गई थी? 1957 में जो है ये लागू की गई थी। 3 स्तर हैं क्या ये पहले? तो ये भी जान लेते हैं। तो एक स्तर है जिला स्तर, याद रखिएगा जिला स्तर पे जो है, और एक है ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, और एक है ग्राम स्तर पे। तो ये तीनों स्तर याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों ऑप्शंस देंगे और 4 ऑप्शन और चौथा भी ऑप्शन देगा। और कई लोगों को जो है स्तर के बारे में नहीं पता होता। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे जो है पंचायती राज प्रणाली जो है अपनाने की बात कही गई थी, ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ठीक है। चलिए, और ये तीनों समिति जो दी गई हैं यहाँ पे देखिए, ये सभी जो है समितियाँ पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी हुई है। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों याद रखिएगा किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शंस में दिए जाते हैं क्वेश्चंस, ये भी आता है और आपको पूछा जाता है कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात इसमें एक चीज है, सिंधवी जो है, LM सिंधवी जो है, इन्होंने जो है द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है बात कही है, द्विस्तरीय, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है किस संविधान संशोधन से है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 73वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है इसका संबंध जो है 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, ठीक है। जो कि 1992 का है और ये लागू हुआ था 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिए SC और जो है ST दोनों की बात कर रहा है। तो लोकसभा में SC और ST के लिए जो है व्यवस्था की गई है, ये किस आर्टिकल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आर्टिकल है अनुच्छेद 330 में जो है SC और ST दोनों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 331 क्या है? तो लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए बात की गई, आंग्ल भारतीयों के लिए बात कही गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 332 क्या है? और ये 32 है राज्यों, ध्यान रखिएगा, राज्यों में SC ST की जो है सीटों के लिए जो है व्यवस्था की गई, SC राज्यों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये तीनों जो है याद कर लीजिएगा, इसी तरीके से तीनों जो है कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के सबसे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये पूछ लेता है। तो सर एलिया थे, ध्यान रखिएगा, सर जो है एलिया जो है, सर एलिया जो थे वो भारत के पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ना कि प्रारूप लिखने के बारे में पूछ रहा है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, और इस समिति में जो है 6 सदस्य थे और एक जो है स्वयं अध्यक्ष थे। तो टोटल जो है सदस्य कितने थे? 7। ये याद रखिएगा, टोटल सदस्यों की संख्या 7 है। और अगर पूछ ले प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 6। ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिए। अगर पूछ ले कि प्रारूप समिति के लिखने का कार्य, प्रारूप जो है मतलब भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो लिखने का कार्य जो है किसने किया था, तो प्रारूप जो है लिखने का कार्य किया था वो B.N. जो है राव ने किया था। ध्यान रखिए, B.N. राव ने जो है प्रारूप लिखने का कार्य किया था और इन्होंने जो है पहला प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और यही जो थे व्यक्ति संविधान सभा के सलाहकार भी थे। तो भारत के संविधान सभा के जो सलाहकार किसे माना जाता है, तो B.N. राव को जो है, राव ऐसे मान लीजिए इनकी राव से सही जो है सलाह ली गई थी। ठीक है, तो B.N. राव की जो है सलाह से जो है ये संविधान के सलाहकार माने गए। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है उसे कब अपनाया गया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं अधिकतम बच्चों को जो है ये क्वेश्चंस नहीं याद होते, टाइम जो है बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। तो भारत को जो संविधान अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान लागू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था या फिर, और ये है 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी, मतलब इस किस तिथि को अपनाया गया था वो पूछ रहा है, तो वो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। और अगर पूछ ले कि जो है किस तिथि को लागू किया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान भारत में जो है लागू किया गया था। ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ये अनुसूची है टोटल 12। याद रखिएगा, इन टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। ये आंसर है इसका डी। अब जो है अनुसूचियां आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। अनुसूचियां याद कर लीजिएगा, लेकिन भाग जो हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें 2-4 ही हैं जो भाग पूछे जाते हैं, जैसे जो है मूल अधिकार जो है किस में है, मूल कर्तव्य किस में है, DPSP किस में है, भाग में है, ऐसे 2-3 पॉइंट में है, वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पता चल जाता है। लेकिन 12 जो अनुसूचियां दी गई हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। इससे कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको अनुसूची से संबंध में। पहली अनुसूची जो है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जो है उपबंध की बात करता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उपबंध के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची नंबर 2 है उसमें जो है वेतन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा वेतन। नंबर 3 जो है उसमें जो है शपथ का प्रारूप कैसा होता है ये बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और नंबर 4 जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये याद कर लीजिएगा। राज्यसभा में स्थान, ठीक है, इनके आवंटन कितनी सीटें होंगी इसके प्रावधान की बात कही गई है। ठीक है, जो अनुसूची 6 है वो जनजातीय जो है क्षेत्रों से संबंधित है। तो याद रखिएगा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 8 का संबंध जो है भाषा से है, कितनी भाषाओं का जो है बात कही गई है। और अनुसूची 9 है उसका संबंध है भूमि सुधार से, याद रखिएगा भूमि सुधार। इतने तो बिल्कुल आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी भी आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल रट जाइए। ठीक है, चलिए आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पॉलिटी से रिलेटेड वो मैंने आज आपको करा दिए। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल इनके बिना जो है आपका पॉलिटी जो है तैयार, अगर ये क्वेश्चंस आपको तैयार नहीं है, एक तरीके से आपको पॉलिटी भी तैयार नहीं है, इनको तैयार करना आपको पड़ेगा। मैं हर दिन जो है कोई ना कोई वीडियोस जो है टॉपिक से रिलेटेड डालता हूं, और एक टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूं। पॉलिटी भी मैं आपका कुछ टाइम में जो है सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, हिस्ट्री से संबंधित सारे पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब करा दूंगा। एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बुक से जो है मैं ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आता हूं। मतलब आपने अगर ये वीडियोस देख लिए मेरे, तो आपको कहीं भी जो है, अगर मेरा जैसे मूल अधिकार से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने वो मूल अधिकार वाला मेरा वीडियो देख लिया तो आपको मूल अधिकार से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा।
और आप जो है सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोज़ आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।